हाँ भाई, तो वेव चल रहा था अपना, उसके अंदर अपन ने ले लिया था टाइप्स ऑफ वेव्स ले रहे थे अपन। देर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव्स अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, 1D 2D एंड 3D वेव। और उसमें हमने पढ़ा था वेव फ्रंट को और इंटेंसिटी के बारे में भी, है ना। अब दूसरे बेसिस पे लेते हैं हम, हेडिंग डाल दीजिए सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ वेव के टाइप पढ़ रहे हैं अपन, तो सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। इसमें हम सिर्फ 1D वेव की बात करेंगे, वही हमारे सिलेबस में है। 2D 3D पे एम्फेसाइज नहीं करेंगे हम, 1D वेव ही है और सिर्फ डायरेक्शन का ही अंतर है, बाकी तो सेम ही है चीज़ें। तो इसमें फर्स्ट लॉन्जिट्यूडिनल वेव, लॉन्जिट्यूडिनल वेव किसे कहते हैं? लॉन्जिट्यूडिनल वेव मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं, तो एनर्जी किधर से किधर ट्रेवल करती है? एनर्जी ट्रेवल करती है किधर से किधर? एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ यूँ इधर राइट साइड में ट्रेवल कर रही है। और हम कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव क्या है? तो हम कहेंगे एनर्जी जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है वही डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, जिस डायरेक्शन में एनर्जी प्रोपगेट कर रही होती है। लेकिन ये जब एनर्जी प्रोपगेट कर रही होती है तो करेगी कैसे? ये वाला पार्टिकल क्या करेगा? इससे टकराएगा, ये पीछे आ रहा होगा और ये इसको टकरा के इसको एनर्जी देकर वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। ये अपनी ही जगह पे पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे? ओसिलेट कर रहे होंगे। मीडियम का पार्टिकल चल के नहीं जाता, ये नहीं कि यहाँ का पार्टिकल वहाँ पहुँच गया, नहीं। इस पार्टिकल ने वाइब्रेशन किया, इसको दिया, इस पार्टिकल ने वाइब्रेशन किया, इसको एनर्जी दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी। इस तरह से एनर्जी प्रोपगेट होती है। और एनर्जी जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट होती है उस डायरेक्शन को कहते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। एंड इफ वाइब्रेशंस ऑफ द मीडियम ऑफ द पार्टिकल्स are in the direction of propagation of the wave or in the direction of propagation of energy, then the waves are called as longitudinal waves। इस तरह की वेव्स को हम क्या कहते हैं? longitudinal waves कहते हैं। ठीक है, लिख दीजिए लाइन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, लाइन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, लाइन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल and direction of energy propagation and direction of energy propagation are parallel, direction of energy propagation are parallel। एग्जाम्पल है साउंड, सबसे चर्चित एग्जाम्पल साउंड ही है। जिधर जाती है एनर्जी उधर ही पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं उसी डायरेक्शन में, आगे पीछे। इसीलिए लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स को साउंड वेव कहा जाता है। चाहे आपको आवाज़ का सेंस आए चाहे ना आए, सभी लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स का नाम क्या कहा जाता है? साउंड वेव कहा जाता है। ये नहीं कि उसके लिए आवाज़ का सेंस आए सुनना जरूरी है। जितने भी लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स हैं उन सभी को क्या कहा जाता है? साउंड वेव कह सकते हैं हम, ठीक है ना। साउंड वेव कहा जाता है। जैसे मैंने ये पेन है, इस पेन को मैंने इधर से हिट किया, इधर से यूँ, तो यूँ हिट किया तो वाइब्रेशंस किधर हुए होंगे? इधर से हिट किया तो यूँ वाइब्रेशंस हुए होंगे, इधर एनर्जी आई होगी। तो यहाँ से मैंने हिट किया तो इधर वाले हाथ को पता पड़ा कि यहाँ से कुछ हुआ है इधर, तो वो जो एनर्जी प्रोपगेट हुई इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव में वाइब्रेशंस हो रहे हैं पार्टिकल्स के, तो हम क्या कौन सी वेव बोलेंगे? उसको लॉन्जिट्यूडिनल वेव बोलेंगे। कौन सी वेव बोलेंगे? लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पे कोई वायर हैंग किया हुआ है हमारा और कोई हुक लटका रखा है और उसमें कोई वेट लगाए हम, तो वेट लगाएं तो ये वेट जो है वो ये नीचे खींचेगा। वेट हैंग करेंगे तो वेट को हैंग करेंगे, नीचे खींचेगा, तो यहाँ का मॉलिक्यूल नीचे जाएगा, उससे ऊपर वाले को खींचेगा, उससे ऊपर वाला मॉलिक्यूल अपने ऊपर वाले को खींचेगा, उससे ऊपर वाला अपने ऊपर वाले को खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो सिग्नल होगा वो यहाँ जाएगा, वो उधर वाइब्रेशंस किधर हो रहे हैं? वेव किधर ट्रेवल कर रही है? ऊपर की ओर जा रहा है संकेत, और वाइब्रेशंस किधर इसी की डायरेक्शन में खींच रहे हैं। पहले नीचे वाला मॉलिक्यूल खींचेगा, फिर वो अपने पीछे वाले को खींचेगा, तभी तो टेंशन डेवलप होगी इसके अंदर। तो सभी मॉलिक्यूल्स खींचेंगे, तो मॉलिक्यूल खींचेगी इधर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव या पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो ये जो वेव होगी इसको भी क्या बोलेंगे हम? साउंड वेव या लॉन्जिट्यूडिनल वेव ही बोलेंगे। ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं कि संकेत यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ होगा, हुक का यहाँ से यहाँ, इसको टेंशन जो ट्रांसफर हुई होगी वो किस स्पीड से होती है? स्पीड ऑफ साउंड से होती है। मान लो 5 मीटर की रस्सी और 100 की स्पीड से साउंड चलती है, 5 मीटर की रस्सी 100 की स्पीड से साउंड चलती है, तो ये जो वेट हैंग किया इसका ऊपर 5 मीटर ऊपर कितने टाइम बाद पता चलेगा? 5/100 टाइम बाद। अरे 5/100 टाइम बाद, यही है ना टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो 5/100 टाइम के बाद पता चलेगा, स्पीड ऑफ साउंड से इसको पता चलता है। ठीक है तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, लिख दीजिए। लॉन्जिट्यूडनल वेव इज ऑल्सो नोन एज साउंड। लॉन्जिट्यूडनल वेव इज ऑल्सो नोन एज साउंड। ठीक है तो आपसे कोई पूछे कि लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस किस रेट से ट्रांसफर करता है, उसे ही क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ साउंड कहेंगे। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस ही तो होगा यहाँ जो स्ट्रेस डेवलप होगा इसमें अलोंग द लेंथ लॉन्जिट्यूडनल होगा। ठीक है, तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस किस स्पीड से ट्रेवल करता है, साउंड की स्पीड से ही ट्रेवल करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है एक सवाल आपको ध्यान हो, एक सवाल आता है कि एनएलएम के अंदर की एक रस्सी से एक ब्लॉक को बांधा हुआ है, हैंग किया हुआ, और उसको नीचे झटके से खींचते हैं तो वो कहाँ से टूटेगा वायर, और धीमे धीमे खींचेंगे तो कहाँ से टूटेगा। ध्यान है, ऐसा सवाल था। तो झटके से खींचते हैं तो कहाँ से टूट जाता है वायर, नीचे से टूट जाता है, और धीमे धीमे खींचते हैं तो कहाँ से टूटता है, ऊपर से टूटता है। ध्यान है ऐसा। अरे यहाँ हमने ये कोई सवाल ऐसे कुछ है, ऐसे एक क्वेश्चन आता है एनएलएम में, करते भी हम उसको, यहाँ एक वायर हैंग कर रखा है, हमने इसको पकड़ के खींचा, इसको झटके से खींचूंगा तो कहाँ से टूट जाएगा ये, नीचे से, लेकिन इसको धीमे धीमे खींचूंगा तो किससे आएगा, हल्का ब्लॉक वेट हैंग किया ऊपर से। क्यों, क्योंकि मैं झटके से खींचूंगा तो ऊपर तक सूचना ही नहीं गई, उससे पहले इसको लग गई सूचना, इसको इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस पोजिशन, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आ गई इसकी। लेकिन मैं धीमे धीमे खींचूंगा तो क्या होगा, वो सूचना आगे तक जाएगी, और नेट सूचना क्या बनेगी, इसका वेट प्लस मेरे हाथ के द्वारा लगाया गया फोर्स, दोनों क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो ऊपर से टूटेगा। समझ गए, ये वही बात है कहीं ना कहीं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है ये है। तो जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी उसको पता कैसे चलेगा, जो एक पार्ट जो हो ट्रांसफ़र होगा, वहाँ से सूचना ट्रांसफ़र होगी आपकी। ठीक है लाइट में क्या होता है, लाइट में क्या होता है, एनर्जी कैसे चलती है, स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। उसमें भी क्या होते हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, यहाँ एक पार्टिकल को हमने हिलाया इधर से इधर, तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह से दूसरी जगह पे सिग्नल लेके जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में वो ट्रांसफर होता है सिग्नल, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होती है। वेव उधर जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इधर होगा या ऊपर नीचे होगा। ठीक है ना, परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वेव को। दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव्स। उनको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। और ये जो लाइट वेव है किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकती हैं, ये दूसरे टाइप की वेव होती हैं। इट कैन ट्रेवल इन एनी मीडियम। तो हेडिंग डाल दीजिए सेकंड, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव। अच्छा ये बताओ कि साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड जो है वो स्टील में ज़्यादा होगी कि एयर में ज़्यादा होगी, और किस में ज़्यादा होगी, अरे स्टील में ज़्यादा होगी। स्टील में पार्टिकल्स के यहाँ पास पास हैं, तेज़ी से क्या करेंगे, वाइब्रेट करके पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखनी है, हवा में कम होगी, स्टील में क्या होगी, स्पीड ज़्यादा होगी। ये है। अच्छा लॉन्जिट्यूडनल वेव किस में बनाई जा सकती हैं, इट कैन ट्रेवल इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में बनाई जा सकती हैं। ठीक है ना, कहीं भी चल सकते हैं किसी भी मीडियम में, लेकिन मीडियम की ज़रूरत होगी इनको चलने के लिए, मीडियम की ज़रूरत होगी चलने के लिए। सेकंड लिख दीजिए ट्रांसवर्स वेव, सेकंड टाइप ऑफ वेव ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव किसे कहेंगे कि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनके वाइब्रेशंस किधर हो रहे होंगे, ऊपर नीचे हो रहे होंगे, ऊपर नीचे वाइब्रेशंस हो रहे होंगे। ऐसे वेव इधर ट्रेवल कर रही है, एनर्जी तो इधर ही जा रही है, इन पार्टिकल्स का वाइब्रेशन किधर हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। ऐसे कैसे कर सकते हैं भाई वाइब्रेट, आपको दिख रहा होगा। ऐसे वाइब्रेट करने के लिए पार्टिकल एक दूसरे चिपके हुए होने चाहिए, या इनके बीच में कोई इंटरेक्शन फोर्स होना चाहिए। यदि इंटरेक्शन फोर्स नहीं होगा तो ये वेव बन सकती है क्या। अरे एक लाइन में 10 बच्चों को मैंने खड़ा कर दिया और कहूँ कि एक बच्चे को जंप करो भैया, तो बाजू वाला जंप करेगा क्या, तीसरा जंप करेगा क्या, नहीं करेगा।
तो मैंने एक लाइन में सबको हाथ पकड़ा कर खड़ा कर दिया कि ऐसे हाथ पकड़ो और जंप करो तेज तेज, तो एक जंप करेगा तो उसका कुछ इफेक्ट दूसरे पे भी जाएगा, उसका फिर वो भी जंप करेगा तीसरे पे भी जाएगा। तो वो जो इफेक्ट ट्रेवल करता है, वो जो एनर्जी ट्रेवल करती है इधर से उधर, वो क्या है, वेव है, एनर्जी ट्रेवल करती है। लेकिन उसके लिए वाइब्रेशन होने के लिए क्या होगा, एनर्जी का ट्रेवल करने के लिए क्या होना पड़ेगा, इनमें दो पार्टिकल्स के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होना पड़ेगा, इंटरेक्शन फोर्स होना जरूरी होगा। तो आपसे पूछे कि आइडियल फ्लूइड के अंदर ये वेव जनरेट की जा सकती है ट्रांसवर्स से, आइडियल फ्लूइड में विस्कोसिटी होती है क्या, नहीं होती ना, चिपकेंगे नहीं ना पार्टिकल एक दूसरे, नहीं मतलब क्लच वाले सा काम होना चाहिए, क्लच चिपकती है ना, क्लच, अरे क्लच छोड़ते हो तो गाड़ी में क्लच यूँ चिपकती है, तभी तो पहिए को घुमाती है। क्लच आप ले लेते हो मतलब उसका व्हील से कॉन्टेक्ट हटा देते हो अंदर इंजन से, तो वो फ्री हो जाता है व्हील, इंजन अपना अलग घूमता रहता है, व्हील अपना फ्री हो गया उससे, लेकिन वो चिपक गया तो उसके साथ घुमाएगा। तो वैसा ही कुछ पार्टिकल्स का होता है, पार्टिकल्स यदि चिपके हुए एक दूसरे में इंटरेक्शन है तो एक पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, दूसरा भी उसके बाजू वाला वाइब्रेट करेगा, फिर तीसरा वाइब्रेट करेगा, चौथा वाइब्रेट करेगा, तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी, ठीक है। और जनरली हम जो वेव की फॉर्म ऐसे दिखाते हैं, आपसे कहीं कोई वेव बनाओ तो एक सामान्य आदमी कहेगा ये वेव है साहब, लेकिन वेव ये नहीं होती। वेव क्या होती है, एक पढ़ा लिखा आदमी वो कहेगा वेव ये है, अरे इधर ही तो गई है एनर्जी, एनर्जी जिधर ट्रेवल करती है वो वेव है, ये तो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, ये तो ऐसे भी कर सकते हैं और परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन हो रहे होंगे तो वो वेव कौन सी वेव होगी, ट्रांसवर्स वेव, और उसके डायरेक्शन में हो रहे होंगे तो कौन सी वेव होगी, लॉन्जिट्यूडनल। तो ये बताइए ट्रांसवर्स वेव में स्ट्रेस जो होगा वो कौन सा होगा, कौन सा होगा, बताओ बताओ, शियर स्ट्रेस होगा ना, अरे पैरेलल लगेगा ना, तो शियर स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो लिख दीजिए line of motion is perpendicular to direction of energy propagation. Line of motion is perpendicular to direction of energy propagation. रिक्वायरमेंट क्या होगी इसमें, क्या चाहिए, रिजिडिटी, आपस में बंधे होना जरूरी है, फोर्स होना जरूरी है, ठीक है ना, रिजिडिटी, रिजिड चाहिए। एग्जाम्पल लिख दीजिए, वेव ऑन स्ट्रिंग, और दूसरा एग्जाम्पल है वाटर रिपल। अगर आपने कभी वाटर रिपल देखा, पानी के अंदर जो रिपल्स बनती हैं, लहरें बनती है, उसमें क्या होता है, आप कभी भी देखना कि वहाँ उस पर कॉर्क पड़ा है तो वो लहर उठ के चली जाएगी, वो कॉर्क ऊपर नीचे होगा, ये नहीं कि आगे पीछे जाएगा, नहीं जाएगा ना, वो रिपल बनती है, लहर एक उठाव सा आएगा और वो कॉर्क पड़ा है या कोई गत्ता पड़ा है, कोई टुकड़ा पड़ा है, वो पीस ऊपर उठेगा, नीचे होकर रह जाएगा वहीं पर। ये थोड़ी वो चल के आता है या आगे पीछे ट्रेवल करता है, तो ऊपर नीचे ही ट्रेवल होता है वाटर में। आपको वहम हो सकता है कि कौन सी वेव बन रही है वाटर में, लॉन्जिट्यूडनल, होती कौन सी है, ट्रांसवर्स, ठीक है ना। मीडियम के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं किधर वाइब्रेशन करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ट्रांसवर्स का ही एग्जाम्पल होगा वो भी। देखिए ट्रांसवर्स वेव कैन नॉट प्रोपेगेट इन आइडियल फ्लूइड, ट्रांसवर्स वेव कैन नॉट प्रोपेगेट इन आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड में प्रोपेगेट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो आपको पता है आइडियल फ्लूइड में शेयरिंग स्ट्रेंथ नहीं होती। नेक्स्ट लिखिए, फॉर ट्रांसवर्स वेव इंटरमोलिकुलर फोर्स मस्ट बी प्रेजेंट। ट्रांसवर्स वेव होने के लिए क्या चाहिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स चाहिए, तभी एक चलेगा तो दूसरा चलेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा तो। नेक्स्ट लिखिए, द स्पीड ऑफ वेव in any medium is the speed of wave in any medium is, for longitudinal wave
रूट ऑफ ई बाई रो। ई को क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लॉन्जिट्यूडनल वेव के लिए ये फॉर्मूला है। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है हमें, एनसीईआरटी में भी कोई प्रूफ नहीं है इसका, वैसे प्रूफ होता है लेकिन करने की जरूरत नहीं है हमें इसकी। साउंड वेव की स्पीड होगी ये। फॉर सॉलिड के लिए क्या होगी? फॉर सॉलिड वेलोसिटी ऑफ साउंड, ई की जगह को क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। वाई क्या यंग मॉडुलस है, तो सॉलिड्स के लिए वाई यूज कर रहे होंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जगह। और फॉर फ्लूइड के लिए, अरे बोलिए, बल्क मॉडुलस आएगा ना फ्लूइड के लिए। बल्क मॉडुलस डिफाइन किया जाता है लिक्विड्स के लिए, तो बी बाई रो। सॉलिड के लिए वाई बाई रो, इसके लिए बी बाई रो। इन आइडियल गैस, in ideal gas bulk modulus will be property of process, but for other liquids bulk modulus will be property of liquid property of liquid which will be given property of liquid which will be given। लिक्विड्स के लिए क्या करेगा? वो देगा आपको, डेंसिटी भी देगा, बल्क मॉडुलस भी देगा आपको। हमें क्या पता किस लिक्विड की क्या है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन आइडियल गैस और एयर क्या होगा रे? यही होगा, बल्क मॉडुलस डिवाइडेड बाय रो। एयर को हम क्या मान के चलेंगे? आइडियल गैस ही मान के चलेंगे, ठीक है ना। ये होगा ये बल्क मॉडुलस था। अब किसी फ्लूइड को हम किसी प्रेशर से दबाएंगे तो उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, तो उसके स्ट्रेन को क्या कैसे डिफाइन करते हैं हम? स्ट्रेन की क्या डेफिनेशन थी? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, अरे यही तो थी। और स्ट्रेस क्या था? सिग्मा। स्ट्रेस को किससे लिखा था हमने? चेंज इन प्रेशर से। अरे स्ट्रेस को किससे लिखा था हमने, याद आ रहा है? फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो प्रेशर की बातें करेंगे बल्क मॉडुलस में खास करके। तो चेंज इन प्रेशर ये होगा स्ट्रेस, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या हो जाएगा? बल्क मॉडुलस हो जाएगा। तो बल्क मॉडुलस क्या बनेगा बताओ? फॉर्मूला हमारा बी का फॉर्मूला क्या बनेगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन और एक माइनस बी। क्यों माइनस? क्यों? क्योंकि प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। एक इंक्रीज होगा, दूसरी चीज डिक्रीज होगी। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर को डिक्रीज होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आता है। तो हो सकता है कई बार सवाल आए कि फाइंड आउट बल्क मॉडुलस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। गैस के लिए प्रोसेस लगाना पड़ेगा, तो उस समय आपको ये निकालना पड़ेगा आइसोथर्मल की, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी इंटू वी, या डी पी बाई डी वी इंटू वी,
ठीक है, अलग अलग प्रोसेस में निकलवा सकता है वो। थर्मोडायनेमिक्स और साउंड या इलास्टिसिटी कहीं भी पूछा जा सकता है। एक सवाल लिख लो, फाइंड आउट बल्क मॉडुलस फॉर एन आइडियल गैस। फाइंड आउट बल्क मॉडुलस in the process PV power 2 is constant, PV की पावर 2 इज कांस्टेंट। इस प्रोसेस का बल्क मॉडुलस बताओ। तो क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे, इसी फॉर्मूला लड़ाई। अरे ये भी तो लिख सकता हूँ इसको, माइनस डी पी बाई डी वी इंटू वी, एक ही बात है। तो इसका डिफ्रेंशिएट कर दें वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा बताइए मेरे को, P इंटू 2V प्लस वी स्क्वायर इंटू डी पी बाई डी वी इक्वल टू 0। तो क्या आ गया आपके पास में, एक वी कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखो माइनस वी डी पी बाई डी वी इक्वल टू 2P, और यही क्या था, बल्क मॉडुलस था, तो हम कहेंगे B इक्वल टू 2P। B की वैल्यू 2P आ गई, ठीक है। और यही चीज PV की पावर गामा कांस्टेंट होता तो, या PV की पावर N इक्वल टू कांस्टेंट होता फॉर एनी प्रोसेस, तो बल्क मॉडुलस कितना आता, NP आ जाता। अरे बल्क मॉडुलस कितना आ जाता, NP। ध्यान रखा जा सकता है इसको, सीधा कोई भी ऐसी प्रोसेस हो PV की पावर N इक्वल टू कांस्टेंट वाली, तो बल्क मॉडुलस की जगह NP डाल देंगे हम यहाँ इस फॉर्मूले में, ठीक है। NP, ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। वैसे हमने K लिखा था पॉलीट्रोपिक के लिए शायद, तो K के फॉर्म में लिख लो, PV की पावर K इक्वल टू कांस्टेंट, तो B इक्वल टू K टाइम्स P हो जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। अब मेरे को बताइए बल्क मॉडुलस, बताइए मेरे को, V2T क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट है, इसका बल्क मॉडुलस बताइए सीधे, कितना आएगा। अरे पहले T को V की फॉर्म में बदलोगे ना, तो क्या आएगा, हाँ, अरे पहले T की जगह क्या लिख दूं, PV इक्वल टू NRT, तो T की जगह क्या डालूं, PV, तो P क्यूब V क्यूब और NRT वगैरह तो कांस्टेंट में चला जाएगा। अरे ध्यान है, तो क्या बनाए, P3 V पावर 5 इक्वल टू कांस्टेंट, कितना लिख दूं, क्या लिख दूं इसको, और P इंटू वी की पावर 5/3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आपको पता चल गया बल्क मॉडुलस कितना आ जाएगा, 5/3 टाइम्स ऑफ P। दिस इज योर आंसर। कर लोगे ऐसे किसी भी प्रोसेस का, कुछ भी प्रोसेस दे दे और बल्क मॉडुलस इस तरह से निकाल लेंगे, तो उस फॉर्मूले में डाल देंगे, गामा इक्वल टू रूट ऑफ B बाई रो में ये वैल्यू डाल देंगे। साउंड जब चलता है तो गैस के अंदर चलता है, एयर के अंदर चलता है, तो कौन सी प्रोसेस होती है। तो इसके लिए न्यूटन ने कहा कि भैया ये साउंड जो है उसमें टेम्परेचर तो बदलता नहीं है हवा में, तो न्यूटन ने कहा कि ये जो प्रोसेस है साउंड में, आवाज़ का चलना, साउंड का चलना एयर में, ये कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। बोला टेम्परेचर वेम्परेचर तो कोई चेंज होता नहीं है एयर वगैरह का, तो आइसोथर्मल प्रोसेस था। लिखिए, न्यूटन सजेस्टेड दैट Newton suggested that sound propagation is an isothermal process. Sound propagation is an isothermal process. तो आइसोथर्मल है तो B की जगह क्या लिखा जा सकता है,
सो बी इक्वल्स टू पी लिखा जा सकता है आइसोथर्मल के लिए। अरे पी वी बराबर एनआरटी होता है, तो के की वैल्यू 1 हो गई ना, तो बल्क मॉडुलस पी हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी हो जाएगी बताइए, रूट ऑफ पी बाई रो हो जाएगी। और पी बाई रो को क्या लिख सकता हूं, पी वी इक्वल टू एनआरटी से रिप्लेस करो, रूट ऑफ आर टी और एम की फॉर्म में क्या लिख सकता हूं। बहुत बड़ी बात बता दी तूने, एन आर टी बाई वी किसको लिखवा रहा है, आर टी बाई एम, आर टी बाई एम लिख सकते हैं। अरे समझ गए क्यों लिखा मैंने, क्योंकि P की जगह क्या डाला, एन आर टी बाई वी, तो एन आर टी बाई वी डाला तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या हो गया, मास हो गया, और एन हो गया, एन क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है, तो मास से मास कैंसिल हो गया, आर टी बाई एम का रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन के आता है, इसको याद रखा जा सकता है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अरे आइडियल गैस के लिए पी बाई रो की वैल्यू आर टी बाई एम होती है। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है स्पीड, टी पर, आर पर और एम पर, तो आर और एम तो कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे। लेकिन इससे जब हमने साउंड की स्पीड निकाली, हवा का टेम्परेचर लगभग 300 केल्विन मतलब 27 डिग्री के आसपास मान के निकाला, एम की वैल्यू डाली 29.1, मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैस है तो उनका मिला मिलू के लगभग 29.1 के आसपास बैठता है, ज़्यादातर ये गैसेज हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का वेटेज ये, वो डाला तो इससे जो वैल्यू निकाली वो 280 के आसपास आती है। लेकिन प्रैक्टिकली साउंड वेव्स की स्पीड है वो ऑब्जर्व की तो वो कितनी है, 330 के आसपास, न्यूटन से निकाली वो 280 के आसपास। लेकिन कई सालों तो काम चलता रहा, बोले ठीक है न्यूटन ने सजेस्ट किया है, चल रहा है, लोगों ने कहा ठीक है चलता है, इतना क्या फर्क पड़ रहा है इससे जीवन में। ठीक है, फिर साउंड के बारे में एक और साइंटिस्ट आया, कौन, लाप्लास। ठीक है ना, लाप्लास ने ये कहा कि एनर्जी जो हो तुरंत ट्रांसफर हो जाती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। जब साउंड ट्रांसफर होती है तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जाती है तो उसको इंटरेक्शन का टाइम नहीं मिलता है बाहर से, एनवायरमेंट वगैरह से। जैसे टायर का फटने का प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस है टायर का फटना, एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो वैसे ही बोले इंटरेक्शन का टाइम ही नहीं मिलता, तो प्रोसेस कौन सा है, बोला एडियाबेटिक है। तो एडियाबेटिक है तो ये फॉर्मूला ये नहीं रहेगा, तो लाप्लास ने करेक्ट किया इसको। लाप्लास ने कहा कि ये जो फॉर्मूला हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बी की जगह गामा पी यूज करेंगे एडियाबेटिक के लिए। अरे एडियाबेटिक के लिए बी की जगह गामा पी, पी वी की पावर गामा कांस्टेंट होता है ना, तो बल्क मॉडुलस यूज करेंगे गामा पी, तो गामा पी बाई रो इक्वल टू रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम। ये लाप्लास का करेक्शन आ गया। लेकिन कई बार वो सवाल में कह के दे देता है कि न्यूटन से सोल्व कीजिए, ये नहीं कुछ नहीं कहेगा तो हम किससे करेंगे, लाप्लास से करेंगे। लेकिन कह के दे देगा तो न्यूटन वाले से भी करना पड़ेगा फॉर्मूले से। ठीक है, इसमें जो वैल्यू डाली नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस मान मून की डाली, तो ये जो वैल्यू आती है 332 के आसपास आती है, लगभग एग्जैक्ट वैल्यू इससे निकल के आई। ठीक है, अब ये यही याद रखना है। अभी भी किसी को नहीं पता हो क्या रहा है, अरे रियलिटी थोड़ी पता, किसी ने देखा थोड़ी साउंड को इंटरेक्ट करते हुए एनर्जी को, लेकिन उसने बताया उससे रिजल्ट सही आ रहे हैं, तो बोला ये थ्योरी ठीक है, बोला इसकी न्यूटन वाली से ज़्यादा बेहतर है, बोला इसको मान लो लाप्लास को, तो इसको मान लिया। लिख लीजिए, बट लाप्लास सजेस्टेड दैट sound propagation is fast process. Sound propagation is fast process. So it has to be adiabatic. So it has to be adiabatic. तो ये लिखी दिया आपने, वी एस इक्वल टू रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम। ठीक है, अब वो सवाल कैसे आएगा, वो कहेगा ऑक्सीजन है 300 केल्विन पे, हीलियम है 500 केल्विन पे, दोनों में स्पीड ऑफ साउंड का रेशियो बताओ, तो कर लोगे। अरे एक ऑक्सीजन दे देगा, एक हीलियम दे देगा, तो आपको लिए उसका गामा भी आपको पता है
300 पे है, एक 500 पे है, मोलिकुलर वेट भी पता, सब डाल के रेशियो वेशियो निकाल दोगे। तो एक तरह का सवाल तो ये आएगा। दूसरा सवाल जो आएगा वो बोलेगा कि 3 मोल ऑक्सीजन है 500 पे, 7 मोल हीलियम है 700 केल्विन पे, दोनों को मिला दिया, अब उस मिक्सचर में साउंड की स्पीड निकालो। तो मिलाते ही 3 चीज़ें मिलानी पड़ेंगी आपको। क्या क्या? आपको निकालना पड़ेगा गामा ऑफ मिक्सचर, आपको निकालना पड़ेगा टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, आपको निकालना पड़ेगा एम ऑफ मिक्सचर। वो एक अच्छा सवाल हो जाएगा, ठीक सवाल हो जाएगा। तो कैसे निकालोगे इसको, तीनों चीज़ों को? गामा एवरेज कैसे निकालोगे? अरे मोलिकुलर वेट तो निकालना आता है, कितना आएगा मिक्सचर का, क्या है फॉर्मूला? N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। अरे टोटल मास अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अरे सभी मॉलिक्यूल्स का मास, तो नंबर ऑफ मोल्स में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स ही तो होते हैं। तो N1 है तो N1 का मोलर मास M है, तो N1 M1 प्लस N2 M2 टोटल मास डिवाइडेड बाई अगेन N1 प्लस N2। ये तो सीधा फॉर्मूला हो गया किसके लिए, M निकालने के लिए। दूसरी चीज़ क्या निकालना है, एक टेम्परेचर निकालना है, गामा निकालना है। गामा निकालना थोड़ा सोचना है, गामा में ऐसे मत कर देना N1 गामा N2 गामा 1 2। गामा कैसे निकालोगे? गामा का फॉर्मूला क्या होगा? गामा हमने पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स में, कैसे निकाला था? गामा निकलता है डिग्री ऑफ फ्रीडम से, याद आ रहा है? किससे निकलता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम से। क्या होता है फॉर्मूला? F प्लस 2 है F, इस फॉर्मूला से निकलेगा। तो गामा ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए आपको एफ ऑफ मिक्सचर निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ मिक्सचर निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला क्या था? वो तो ध्यान होगा, N1 F1 प्लस N2 F2 अपॉन N1 प्लस N2। तो उसके लिए ये निकालना पड़ेगा पहले आपको। अरे समझ गए? टोटल बताया था ना मैंने, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन टोटल नंबर, ये है। और तीसरी चीज क्या थी? टेम्परेचर। टेम्परेचर हमने कैलोरीमेट्री में निकालना पड़ा था मिक्सचर का। कैसे पड़ा था? एक हीट देगा और एक हीट लेगा। जो हाई टेम्परेचर वाला है वो देगा, लोअर वाला है वो लेगा, तो दोनों के बीच में कोई टेम्परेचर T आएगा। तो MS डेल्टा T बराबर MS डेल्टा T करेंगे। समझ आई बात? उससे क्या निकाल लेंगे? फाइनल टेम्परेचर निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन करके बता दो मेरे को, लिख लो, ये बातें तो लिख ली होंगी आपने। विशेष ध्यान इसमें किसका रखना, गलती होने का पूरा चांस रहता है कि आप गामा उठपटांग मत निकाल देना। गामा ऐसे निकालोगे, पहले एफ निकालोगे, और एफ निकालने का तरीका आपको आता है, पहले पढ़ चुके हैं हम। N1 F1 प्लस N2 F2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। एम निकालने का तरीका N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। 3 4 5 मिला दे तो भी वैसे ही हो जाएगा। और टेम्परेचर में एक हीट देगा एक हीट लेगा, कैलोरीमेट्री से फाइनल टेम्परेचर निकालेंगे हम। एक क्वेश्चन लिखिए, उससे समझ में आ जाएगी चीज़ें। 3 moles of O2, 3 moles of oxygen at 500 Kelvin temperature, 3 moles of O2 at 500 Kelvin temperature and 4 moles of helium He and 4 moles of helium at 600 Kelvin are mixed in closed chamber. Find out speed of sound. Find out speed of sound. क्या मिलाया गया है? 3 moles of O2 कितने टेम्परेचर पे है? 500 केल्विन। इसमें मिला दिया गया है, कितने मोल है हीलियम का? 4 moles ऑफ हीलियम एट 600 केल्विन, 600 केल्विन टेम्परेचर, ये मिलाया गया है। तो निकालिए बारी बारी से, क्या निकालना है हमें? पहले सबसे पहले क्या निकालें? गामा निकालें। चलो गामा निकालिए, बताइए। गामा के लिए एफ निकालना पड़ेगा। तो एफ कितना आएगा? एफ ऑफ मिक्सचर बताइए मेरे को ज़रा। N1 तो 3 इंटू F1 कितना इसके लिए? अरे O2 डायटोमिक है ना, 5 प्लस 4 इंटू मोनोएटोमिक 3
डिवाइडेड बाई 7, अरे 4 + 3 तो कितना आया 27/7, ये आ गया। तो इससे गामा निकालेंगे तो कितना आएगा, गामा ऑफ मिक्सचर 27/7 + 2 डिवाइडेड बाई 27/7 कितना है सॉल्व करने पे, 7 तो कैंसिल हो जाएगा नीचे, कितना आया 41 आया शायद ऊपर, अपॉन 27 निकल गया गामा ऑफ मिक्सचर। दूसरी चीज़ क्या निकालना था, एम ऑफ मिक्सचर। एम ऑफ मिक्सचर बताइए कैसे निकालूंगा, N1 M1 M कितना, O2 का M कितना 32, अरे दो मॉलिक्यूल दो एटम है ना O2 की, तो 16 + 16 32, तो क्या करेंगे N1 M1 + N2 M2 कितना 4 डिवाइडेड बाई 7 कितना आया 112 डिवाइडेड बाई 7, ये आ गया एम ऑफ मिक्सचर। अगली चीज़ क्या निकालनी थी हमें, टेम्परेचर, कॉमन टेम्परेचर। तो कॉमन टेम्परेचर में मैंने कहा एक हीट देगा और एक हीट लेगा, तो माना कि फाइनल टेम्परेचर कितना बन जाता है, T बन जाता है। माना कि फाइनल टेम्परेचर कितना बन जाता है, T बन जाता है। तो फाइनल टेम्परेचर यदि T बन जाएगा तो क्या करेंगे, तो T बन जाएगा तो क्या करेंगे, एक हीट देगा एक लेगा, तो एक की इंटर एनर्जी क्या आएगी, डाउन आएगी, और एक की इंटर एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है ना। क्लोज्ड चेंबर लिखा हुआ है, देखो आप, क्लोज्ड चेंबर का मतलब क्या है, बाहर कोई लॉस वॉस नहीं हो रहा है, अंदर ही है जो कुछ है वो क्लोज चेंबर में ही हो रहा है। तो हम कहेंगे एक हीट देगा एक हीट लेगा, तो इंटरनल एनर्जी एक की डिक्रीज होगी एक की क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो कितनी होगी बताइए, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला NF/dt/2, तो N कितना ऑक्सीजन के लिए 3, F कितना 5, R है, dt चेंज इन टेम्परेचर है, तो फाइनल टेम्परेचर क्या हुआ होगा, 500 से बढ़ा होगा, तो T - 500 कहेंगे। अरे चेंज ही तो लिखना है, NF/dt/2 इक्वल्स टू, दूसरे के लिए बताइए, हीलियम के लिए 4 मोल है, 3 है, R है, और क्या लिखो यहाँ T 600 - T डिवाइडेड बाई 2। इसको सोल्व करो, T कितना है फटाफट बताओ मेरे को, सोल्व करके फटाफट बताओ T कितना है। कितना आया, T आया 4900/9। तो अब आपके पास देखिए टेम्परेचर भी है, अब आपके पास एम ऑफ मिक्सचर भी है, और आपके पास गामा ऑफ मिक्सचर भी है। जस्ट पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, आ जाएगा, कर लेंगे हम। नेक्स्ट लिखिए, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ये कौन सी वेव की स्पीड की बातें की थी हमने, अरे कौन सी वेव की स्पीड की बातें की हैं, लॉन्जिट्यूडनल की, साउंड वेव्स की। साउंड वेव जहां बोलूंगा मतलब लॉन्जिट्यूडनल वेव आ गई सभी। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, क्या होगी स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, वहां था B, यहां आएगा सिग्मा, सिग्मा/ρ, वहां था बल्क मॉडुलस। अब यहाँ ये ट्रांसवर्स वेव किस में चलेगी, लिक्विड्स में तो चलेगी ही नहीं, किस में चलेगी, सॉलिड्स में चलेगी। तो सॉलिड्स में क्या लिखा हमने, स्ट्रेस लिखा, स्ट्रेस, सिग्मा क्या है यहाँ पे, स्ट्रेस है, वहाँ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था। ठीक है, ये है। लॉन्जिट्यूडनल की भी यदि सॉलिड में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे, लिखा भी था, अरे √y/ρ लिखा था ना, सॉलिड्स में लॉन्जिट्यूडनल वेव की √y/ρ,
और इसकी क्या आएगी, ट्रांसवर्स की सिग्मा बाई रो। वाई क्या था, यंग मॉडुलस था। यंग मॉडुलस कब आता है, कौन सा स्ट्रेस यूज होता है, कौन सा स्ट्रेस यूज होता है, लॉन्जिट्यूडनल यूज होता है। लॉजिकल भी था लॉन्जिट्यूडनल वेव के लिए लॉन्जिट्यूडनल यूज करना। सिग्मा में कौन सा यूज करना चाहिए हमें, यहाँ शेयर यूज करना चाहिए ना, अरे यही ना ये। अच्छा इसको कोई कहे इन दोनों का रेशियो निकालो तो क्या आएगा, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव का रेशियो निकालो तो सुंदर आंसर आएगा। वी टी बाई वी एल इक्वस टू, रो से तो रो कैंसिल हो जाएगा और रूट में सिग्मा बाई वाई क्या आएगी, स्ट्रेन आएगी ना, रूट ओवर स्ट्रेन। तो ये सुंदर आंसर आता है। हमारे लिए जितने भी सवाल आएंगे वो कौन से सवाल आएंगे इसमें, हमारे लिए जितने भी सवाल आएंगे वो कौन से सवाल आएंगे, रस्सी वाले सवाल आएंगे। तो रस्सी के लिए क्या लिखूंगा इसको, अरे जो भी सवाल आएंगे वो रस्सी वाले आएंगे, स्ट्रिंग वाले। तो ट्रांसवर्स वेव का जो स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या लिख दूं मैं रस्सी के लिए, रस्सी के लिए सिग्मा कितना होता है, अरे स्ट्रिंग के लिए सिग्मा कितना होता है, टेंशन डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। याद करिए, पढ़े हम इलास्टिसिटी में। तो कितना, टी बाई ए, तो रूट ऑफ टी बाई ए, तो टी बाई ए इंटू रो, ध्यान दो इधर, ए इंटू रो, ए इंटू रो को क्या लिखेंगे, एल बाई एल से मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी तो क्या हो जाएगा, मास, और डिवाइडेड बाई एल तो मास पर यूनिट लेंथ, तो मास पर यूनिट लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम, तो ये याद रखेंगे। ये किसके लिए हो गया ये फॉर्मूला, स्ट्रिंग के लिए हो गया, रूट ऑफ टी बाई म्यू। म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, और टी क्या है, टेंशन है। और एक बार जब ये फॉर्मूला बन गया तो हमारे लिए पूरी मैकेनिक्स के दरवाजे खुल गए यहाँ यूज करने के लिए। पूरी की पूरी मैकेनिक्स यूज की जा सकती है। कैसे, वो कोई भी सिस्टम जोड़ देगा और कहेगा कि बताओ इसमें स्पीड, तो वहाँ उसमें आपको क्या निकालनी पड़ेगी, टेंशन। टेंशन मतलब फोर्स निकालना, मतलब पूरा एनएलएम लगा सकता है। ठीक है, तो मैकेनिक्स इसमें अच्छी तरह से यूज की जा सकती है एक बार टेंशन आ गया तो ध्यान रहेगा फॉर्मूला। वहां क्या था बताइए मेरे को एक बार, लॉन्जिट्यूडनल में रूट ऑफ बी बाई रो, यहाँ क्या है, सिग्मा बाई रो, ट्रांसवर्स वेव में सिग्मा बाई रो। एक क्वेश्चन करिए, यहाँ एक मास रख दिया L बाई 4 दूरी पे, ठीक है, L बाई 4 डिस्टेंस पे। टोटल डिस्टेंस कितनी है, L है, सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल है, ये दूरी L है। इस वायर को मैं नंबर 1 वायर कह देता हूँ, इसको नंबर 2 कह देता हूँ। ठीक है, और दोनों के डायमीटर में एक रिलेशन हमें दिया हुआ है, D1 इक्वस टू 2D2, D1 इक्वस टू 2D2, डायमीटर में रिलेशन। मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है मतलब क्या बोल गया, डेंसिटी सेम है। ठीक है, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स वेव, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स वेव वेलोसिटी, find out the ratio of transverse wave velocity in both the strings, in both the strings.
क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, V1/V2 निकालना है दोनों में, तो V1/V2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट ऑफ फर्स्ट में T1/μ1 को मैं लिख दूं A1 इंटू रो ए रो लिख दिया मैंने, म्यू को क्यों लिखा ए रो, क्योंकि मेरे को पता है डेंसिटी कैंसिल होने वाली है, डेंसिटी सेम है, डिवाइडेड बाई T2 A2 रो। तो V1/V2 क्या आ गया हमारे पास, रूट ऑफ T1/T2 तो है ही, इंटू A2/A1। तो A2/A1 का रेशियो क्या होने वाला है, अरे पहले का डायमीटर सेकंड से डबल है, तो पहले का एरिया क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। अरे फर्स्ट का एरिया 4 टाइम्स होगा सेकंड से, तो क्या आएगा 1/4 आएगा कि 4 आएगा, 1/4 जो भी आएगा, ये आ गया। तो अब हमारा सवाल क्या करना रह गया, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, T1 और T2 कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, इसमें फोर्स बैलेंस करके और टॉर्क बैलेंस करके, दोनों ने दो इक्वेशन आ जाएंगी। करो फटाफट देखिए, करो, मैसेज एम ही है, हाँ रोड का भी एम है, इस ब्लॉक का भी एम ही। बताओ मेरे को कितना आंसर आ रहा है। क्या है भाई, T1 T2 की वैल्यू बताओ क्या क्या है, T1 की 5 mg/4 और T2 की है 5 mg/4 और T2 की आ गई 3 mg/4। ये वैल्यू वहाँ डाल दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो मैकेनिक्स यूज करवा लेना सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास एम, लेंथ एल, एरिया ए, डेंसिटी रो। इस एंड पे फोर्स लगाया गया 3F ए एंड पे, और इस बी एंड पे फोर्स लगाया हुआ है F, और रोड किधर चलेगी, राइट में चलेगी, सालों साल से चली जा रही है ऐसे, ठीक है ना, रोड सालों साल से ऐसे चलती चली जा रही है। क्वेश्चन है, इफ द एंड ए इज हिट बाय if the end A is hit by a wooden hammer perpendicular to the road, in what time it will reach to end B, in what time it will reach to end B। क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, क्या सोच दिमाग में आएगी, फॉर्मूला क्या है V का, ये बताइए, रूट ऑफ
सिग्मा बाई रो, यही है फॉर्मूला। यहाँ ए एंड पे हिट किया है तो बी पे कब पहुंचेगा ये पूछा है। अब ये सवाल कैसा सवाल है, सिग्मा सेम है क्या, किए थे ना हमने सवाल, तो सिग्मा सेम नहीं है, सिग्मा बदल रहा है, सिग्मा बदल रहा है, बदल रहा है तो बदलता हुआ सिग्मा ही डालना पड़ेगा यहाँ आपको, वेरिएबल सिग्मा। तो क्या करूं, किसी जनरल डिस्टेंस एक्स पे जाऊंगा, कहाँ से जाऊं जनरल डिस्टेंस एक्स पे, किसी भी एक एंड से, यहाँ से मैं चला गया इधर एक्स दूरी पे, और मैं यहाँ का क्या निकालूं, सिग्मा निकालता हूँ। तो यहाँ का सिग्मा मतलब पहले फोर्स निकाल लूँ, टी टेंशन, तो यहाँ का एबीडी बनाऊँ इस पार्ट का, तो इस पार्ट का एबीडी बनाऊंगा तो क्या बनेगा, इधर कितना है 3F, इसकी लेंथ है x, इधर कितना है t, अरे t निकल जाएगा तो सिग्मा निकल जाएगा। तो कितना हुआ बताइए, क्या लिखूँ इसकी इक्वेशन, 3F माइनस टी इक्वल्स टू m/l इंटू एक्स, अरे याद आ रहा है, m/l इंटू एक्स, और क्या इंटू ए इज वाट, 2f/m, तो 2f/m, तो क्या आ गया हमारे पास में t, बताइए मेरे को, 3f माइनस 2fx/l, ये आ गया t। अब t आ गया तो सिग्मा क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एरिया, तो डिवाइडेड बाई एरिया, तो v की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, रूट ऑफ सिग्मा, सिग्मा इज वाट 3f माइनस 2fx डिवाइडेड बाई l, और क्या डिवाइडेड बाई a इंटू रो, अरे ये तो लिखूं, ठीक है। अब पूछा क्या आपसे कि कितने टाइम में पहुंचेगा, तो टाइम कहाँ है v में, क्या लिख दोगे, dx बाई dt, ये भी एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया, तो dx बाई dt लिखा आपने, तो dt के लिए क्या करोगे, ये इसके डिवाइड में लाओगे, इंटीग्रेट करोगे। अब इंटीग्रेट कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो ठीक, वो मैथ्स की बात हो गई, कैसा इंटीग्रेशन बन रहा है वो देखोगे, हो जाएगा क्या वैसे इंटीग्रेशन, देख लेना। थोड़ा मुश्किल है, हो तो जाएगा। अच्छा, इसमें पिछले में वो ये सिंपल सवाल इसमें क्या दे सकता है कि इधर से हिट किया है मर्चेल, इधर लॉन्जिट्यूडनल लॉन्ग लेंथ हिट किया तो क्या होगा, तो कौन सी वेव चलेंगे, लॉन्जिट्यूडनल चलेंगे, लॉन्जिट्यूडनल का फॉर्मूला क्या है, v = रूट ऑफ, अरे बोलो, y बाई रो, तो इसमें y क्या है पूरी में, अरे y सेम है, y क्या है फिक्स होगा इस रोड का जो भी है y यंग मॉडुलस, तो y आपको गिवन रहेगा, रो आपको गिवन रहेगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम या नहीं है तो a इंटू एल करके मास में डिवाइड कर दो, ठीक है, वॉल्यूम आ गया। और फिर क्या करना था, स्पीड निकालनी थी, कितने टाइम में पहुंचेगा, तो आप क्या करते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो l डिवाइडेड बाई रूट ऑफ y बाई रो इंटू ए, ठीक है, y बाई रो इंटू ए, क्यों ए कहाँ से ला रहे हो, ठीक है, जो भी ये सीधा हो जाएगा ना, तो l अपॉन वाई बाई रो का रूट हो जाएगा। अब अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं जो जेई का फेवरेट सवाल है, कम से कम 5-7 बार पूछा है, मेंस में भी पूछा है और एडवांस में भी पूछा है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वेव का, जो सवाल ले रहे हो, पता नहीं क्यों पूछते हैं, क्या इंटरेस्ट है उनको, यही सवाल पूछते हैं, ठीक है। क्या है, सिंपल सवाल है, आपने देखा भी होगा, पढ़ा है तो पहले, ये एक m मास और l लेंथ की रोड है यार,
रस्सी है जो भी है, ठीक है, इसको यहाँ पे हैंग किया गया है और यहाँ पे एक स्ट्रोक दिया गया है, स्ट्रोक, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रोक दिया गया है इधर छोटा सा। और इंफॉर्मेशन कैसे पहुँचेगी, ये इधर से दिया है तो यहाँ से वाइब्रेट करते ऊपर पहुँचेगी ना। क्रिकेट खेलते हो तो बॉल निचले हिस्से पे लगती है, बैठ के तो क्या होता है, झंझनाहट आती है ना, हाथ में वाइब्रेशंस आते हैं इधर, तो वही वाली बात है। तो यहाँ से एक स्ट्रोक दिया तो यहाँ कितने टाइम बाद पहुँचेगा, ये सवाल पूछा जाता है, ऊपर की ओर कितने टाइम में पहुँचेगा। तो लिखिए, व्हेन द वाइब्रेशन रीच्ड टू सीलिंग, करिए, जो हमने किया था वैसा ही तो सवाल है सेम, इसमें इंटीग्रेशन सुंदर आएगा उससे। क्या करेंगे, अरे वही सवाल है सेम, यहाँ से ऊपर जाएगा तो आपको वैल्यू डालनी है, किस में डालनी है वैल्यू, v में डालनी है, क्या रूट ऑफ किसकी वैल्यू डालोगे, सिग्मा बाई रो की। तो सिग्मा वेरिएबल है, फिर से तो वेरिएबल है तो क्या करेंगे, जनरल जगह पे निकालेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो कहाँ पे जाऊँ, एफ बी डी किधर का बनाऊँ, ऊपर का कि नीचे का, नीचे का। इतना ध्यान है ना, क्यों बनाएंगे नीचे का, क्यों कि ऊपर एक और एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा, हिंज फोर्स। तो नीचे से गए हम, कितनी दूरी पे गए, x दूरी पे, वहाँ टेंशन की बात करेंगे। तो इसका एबीडी बनाते हैं, कितना आएगा बताइए मेरे को, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, नीचे की ओर वेट लगेगा कितना, m/l इंटू एक्स इंटू जी लगेगा, mg, ये लग गया। ऊपर कौन सा फोर्स है, टेंशन T, और कोई फोर्स, और कोई फोर्स नहीं है, तो टेंशन इसके बराबर है x डिस्टेंस पे। तो हम कहेंगे T इक्वल्स टू m/l इंटू एक्स इंटू जी, और टेंशन को डिवाइड बाई एरिया कर दूंगा तो v आ जाएगी। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ mxg बाई a इंटू रो इंटू एल, और a इंटू रो इंटू एल क्या बन गए, मास हो गया, a इंटू एल वॉल्यूम हो गया वायर का। तो वी टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रूट एक्स जी हो गया। अरे मास से तो मास कैंसिल हो गया ना, क्या बोल रहा है हिमांशु तुम, हाँ ठीक है, ये हो गया। आपको क्या निकालना था, टाइम निकालना था। तो टाइम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, इंटीग्रेशन इजी है इसका। तो ये सवाल आता है, कई बार वो पूछेगा एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन कितना आएगा, वेव का एक्सेलरेशन, वेरी गुड, वी डी बाई डी एक्स कर देंगे, क्योंकि वी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ आपको। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी इंटू डी बाई डी एक्स। अरे वी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स होता है तो एक्सेलरेशन ऐसे तो निकालते हैं वी डी बाई डी एक्स से। और वैसे भी आप निकाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके भी निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, अरे इक्वेशन ऑफ मोशन से कैसे निकाल सकते हो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अरे a की वैल्यू कितनी आ रही है, वी स्क्वायर, ये नहीं बन रहा, वी इसको हटाओ, वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स जी बन रहा है। तो मैं कह रहा हूँ 2as, एस की जगह x, 2ax, तो क्या आ रहा है कंपेयर करने पे, a बराबर g/2 आ रहा है ना। और आप वैसे करोगे तो भी वही आएगा, उस फॉर्मूले में डालोगे। लेकिन ये तो दिखे नहीं, देखिए फॉर्मूला दिखना चाहिए बेसिक। तो
लेकिन ऐसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो निकल जाएगा। अब वो सभी तरह सवाल कैसे कैसे सवाल, इसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन तो डालेगा। वो कहेगा एक बार यहाँ हिट किया गया है, उसी टाइम पे यहाँ हिट किया गया है, यहाँ से नीचे किसी दूरी ए पे ये दोनों जाके मिलते हैं, दोनों के सिग्नल्स मिलते हैं, मतलब दोनों स्ट्रोक, दोनों के वाइब्रेशंस, तो किस टाइम पे दोनों मिलेंगे, और किसी जगह मिलेंगे ना जनरल डिस्टेंस पे, किस टाइम पे मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, इस तरह के सवाल डाले जा सकते हैं। तो तरीका तो यही है, स्पीड तो यही है। ठीक है, ये है। अरे जितना ऊपर वाले को टाइम लगेगा वहां तक आने में, उतना नीचे वाले को L-A तक जाने में टाइम लगेगा, और दोनों टाइम को क्या कर दोगे, इक्वल, मिल गए ना, मिल गए मतलब सेम ही टाइम में हुआ होगा घटनाक्रम, जितने टाइम में ऊपर वाला नीचे आया, नीचे वाला ऊपर गया होगा, तो दोनों क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। ठीक है, ये है। तो वो टाइम आ जाएगा आपके, एक्स डिस्टेंस आ जाएगी, कहाँ मिलेंगे। या वो ये कह देगा कि ऊपर से एक बॉल को छोड़ा गया है, नीचे से इम्पल्स को दिया गया, यहाँ से एक इम्पल्स दिया, ऊपर से एक बॉल को गिरा दिया, तो कहाँ मिलेंगे। तो वही सवाल है, कहाँ मिलेंगे, वो बॉल कुछ एक्स दूरी पे आके मिलेंगे, तो ऊपर से यहाँ एक्स दूरी इसको आने में टाइम बराबर L-X दूरी इसको जाने में टाइम, दोनों क्या कर दो, बराबर कर दीजिए, आप वक्त निकल जाएगा आपका। समझ गए, ये जेईई मेंस में, एडवांस में, पैराग्राफ में, सब तरह से इसी बात पे सवाल आए हुए हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान कर लीजिए इसको, वेव का। ठीक है, ये है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, राइटिंग वेव इक्वेशन। राइटिंग वेव इक्वेशन प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए। राइटिंग वेव इक्वेशन किसके लिए, प्लेन प्रोग्रेसिव, मतलब कौन सी, अरे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव मतलब कौन सी वेव है, 1D वेव है ना, उसके लिए हम वेव इक्वेशन लिखते हैं। 3D के लिए भी वैसे ही होंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में 1D के लिए है। ठीक है, तो 1D वेव की हम बातें करेंगे। ये है, तो बताइए कैसे निकालेंगे। कुछ वेव इक्वेशन बनानी है हमें। वेव इक्वेशन बनानी है मतलब हमें कुछ फंक्शन वंक्शन के फॉर्म में इसको कुछ बनाना है। अरे जैसे हम डिस्टेंस निकालनी होती है तो ut + ½ t² में u डाल दिया, t डाल दिया, a डाल दिया, तो s निकल जाता है ना। तो वैसे ही हमें किसी पार्टिकल, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो अलग अलग जगह पे वहाँ के पार्टिकल अलग वाइब्रेट कर रहा होगा, वहाँ का अलग कर रहा होगा, सामने का अलग कर रहा होगा, अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं। तो मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए, कोई ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें मैं कुछ चीज़ें डालूँ और उस पार्टिकल के बारे में पता चल जाए। मैं उसमें कुछ वेरिएबल डालूँ, कुछ एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो मुझे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की फॉर्म में वेव इक्वेशन चाहिए ताकि मैं वो डालूँ तो क्या मिल जाए, मेरे को डिपेंडेंट वेरिएबल मिल जाए। देखिए वेव इक्वेशन टेल्स अस, वेव इक्वेशन टेल्स अस कौन सा पार्टिकल किस समय पर कहाँ है। वेव इक्वेशन टेल्स अस कौन सा पार्टिकल किस समय पर कहाँ है। S वेक्टर इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ R वेक्टर कोमा T। क्या मतलब समझे इस बात का, ये फंक्शन है, मतलब कोई R पोजीशन वेक्टर वाला कोई पार्टिकल है। R क्या है, पोजीशन वेक्टर, ऑफ पार्टिकल when wave is absent,
वेव नहीं है उस समय उस पार्टिकल का। मैंने कहा कि यहाँ से मेरे से 5 मीटर दूर वाला पार्टिकल, उधर वाला वो वाला एक पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह कुछ हैं, पोजीशन वेक्टर एक्स वाई जेड वाला, उस पार्टिकल का मेरे को जानकारी चाहिए यहाँ से एक्स दूरी वाले का। कब चाहिए? मैंने यहाँ कुछ बोला, कुछ पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, ऑसिलेशंस कर रहे हैं, परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं, बोलूँगा तो डायरेक्शन में करेंगे, लेकिन ट्रांसवर्स वेव भी हो सकती है, दोनों के लिए निकालेंगे हम। तो वो जो डिस्टर्बेंस जो हमने क्रिएट किया है, वो डिस्टर्बेंस अगले पार्टिकल को जाएगा, वही डिस्टर्बेंस उससे अगले को जाएगा, वही उससे अगले हो जाएगा, सबको जाएगा वो। तो मैंने कहा कि वो डिस्टर्बेंस जब जाएगा तो वो वहाँ वाला जो पार्टिकल है, वो जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, जब वेव नहीं थी तब, टी टाइम है, कितने टाइम पे, क्योंकि वो पार्टिकल अब क्या करने वाला है, वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह, मान लो कि ऑसिलेशन कर रहा है, तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, तो पार्टिकल तो वो पकड़ लिया आपने, लेकिन वो पार्टिकल भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे, कभी ऊंचा जा रहा है, कभी नीचे है, कभी माइनस में जा रहा है मीन पोजीशन से, समझ गए। तो हमें दो चीज़ों के फॉर्म में चाहिए वेव इक्वेशन। किस फॉर्म में चाहिए? उसकी पोजीशन डाल दूँ मैं उस पार्टिकल की कि ये 5 मीटर दूर वाला एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट वाला पार्टिकल और इतने 50 सेकंड पे, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाए, उसका पार्टिकल का उस समय टी पे क्या निकल के आ जाए, पोजीशन निकल के आ जाए, डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाए। ठीक है, तो ये एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम आर वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, अरे आर वेक्टर पहले का पोजीशन वेक्टर था और ये आर वेक्टर से कितना डिस्प्लेस हो गया, वो डिस्टर्बेंस हम निकालें। ऐसा ही तो चाहिए मेरे को कि कितना डिस्प्लेसमेंट उसका आ गया है ये चाहिए। अरे ये कोई आंसर नहीं दिया है कि कहीं सोचो ये हाँ हाँ वेव की इक्वेशन आ गई है, फंक्शन लिखा है। ठीक है, कि ऐसे फंक्शन की फॉर्म में हमें चाहिए, ये है। अरे आर उसकी मीन पोजीशन पे था, जब नहीं थी वेव तो वो मीन पोजीशन है रेस्ट वाली। अब वहाँ से कितना डिस्प्लेस हुआ है वो हमारा एस है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम आर वेक्टर, है ना, ये है। तो इस इक्वेशन का हमें पता लगाना है, जो भी फंक्शन बन के तैयार होगा उसे हम क्या कहेंगे, वेव कहेंगे। तो कैसा फंक्शन बन के तैयार होगा, कैसे होगा, क्या रहा होगा, रियलिस्टिक हम सोचे तो कि मैंने यहाँ किसी पार्टिकल को वाइब्रेट कराया तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, इससे अगला वाइब्रेट करेगा, थोड़ी देर बाद उससे अगला वाइब्रेट करेगा, थोड़ी देर बाद और अगला वाइब्रेट करेगा। तो मतलब आगे के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो थोड़ी समय पहले ये कर रहा था। जो सोर्स का पार्टिकल जो कर रहा था, जो सोर्स से जो पार्टिकल निकला है सबसे पहले, वो पार्टिकल जो थोड़ी देर पहले कर रहा था, वही क्या काम कर रहे हैं, वही काम कौन कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद ये कर रहा है, थोड़ी देर बाद ये कर रहा है, थोड़ी देर बाद ये कर रहा है, थोड़ी देर बाद ये कर रहा है। तो मैं पूछूँ कि भैया तुम क्या कर रहे हो अभी, तो वो कहेगा थोड़ी देर पहले ये वाला जो कर रहा था वही कर रहा हूँ अभी, थोड़ी देर पहले। अब कितनी देर पहले ये वाला कर रहा था वही तो ढूंढना है हमें, कितनी देर पहले ये वाला क्या कर रहा था। तो वो टाइम हम वहाँ टाइम में डाल देंगे तो हमारा काम बनने की कोशिश हो जाएगी। देखिए, एवरी पार्टिकल डू द एग्जैक्टली सेम मोशन, every particle do the exactly same motion, every particle do the exactly same motion as source particle, every particle do the exactly same motion as source particle, but after some time ठीक है, हर पार्टिकल क्या करेगा, सेम मोशन करेगा। जो थोड़ी देर पहले क्या कर रहा था, सोर्स पार्टिकल कर रहा, उसके थोड़ी देर बाद वही करेगा जो सोर्स कर रहा था। ठीक है ये है बात। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, मैंने कहा कि ये कोई सोर्स पार्टिकल था, मैं यहाँ किसी दूरी पे चला जाऊँ, एक्स दूरी पे, इस पार्टिकल की मैं बात करूँ, हालांकि वेव आगे ट्रेवल कर रही है, लेकिन मैं यहाँ ये वाला पार्टिकल क्या करेगा उसकी बात करूँ। अब एक्स किधर भी हो सकता है, अरे एक्स तो किसी को ही मान सकता हूँ, आर भी कह सकता हूँ, इसको एक्स भी कह सकता हूँ, तिरछा है तो भी एक्स ले सकता हूँ, सिंगल को तो लॉजिकली मानना एक्स दूरी, सिंगल डिस्टेंस को तो, वन डायमेंशन को तो। मैंने कहा कि एक्स दूरी वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, उसने कहा कि वो वही कर रहा है जो थोड़ी देर पहले कौन कर रहा था, ये वाला कर रहा था। तो ये वाला क्या कर रहा था ये जानना पड़ेगा इसके लिए अब ये वाला क्या कर सकता है, ये वाला क्या कर सकता है, लॉन्जिट्यूडनल वाइब्रेशंस कर सकता है, मतलब अलोंग द लेंथ कर सकता है, या परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन वाइब्रेशंस कर सकता है। वो डिपेंड ऑन नेचर की ट्रांसवर्स वेव है या कौन सी वेव है, लॉन्जिट्यूडनल वेव है। समझ गए बात को।
लेकिन ये जो भी कुछ कर रहा है वो सिग्नल यदि v स्पीड से इधर चल रहा होगा, v स्पीड से चल रहा होगा, v इज स्पीड ऑफ वेव, तो v स्पीड से सिग्नल इधर चल रहा होगा तो कितने टाइम बाद p पे पहुंचेगा? x बाई वी टाइम बाद पहुंचेगा, सीधी सी बात है, x बाई वी टाइम बाद वहां पे पहुंचेगा। अब ये क्या क्या कर सकता है? ये SHM कर सकता है, हो सकता है मैं सोर्स हूं, मैं कुछ भी करूं। अरे मैं हो सकता है मीन पोजीशन से क्या करूं, एक्सट्रीम पे जाऊं, एक्सट्रीम से मीन पे आऊं, नेगेटिव में जाऊं, SHM करवाऊं इसको। हो सकता है मैं SHM ना करवाऊं, मैं धीमे धीमे गया और फिर तेजी से आ गया, मैं तो मैं हूं, और फिर थोड़ा और ऊपर गया, फिर रोक लिया, फिर थोड़ी देर बाद यूं यूं किया, फिर कुछ और किया। अरे समझे? तो वो SHM थोड़ी है ना, वो पीरियोडिक है ना कुछ और है। तो कुछ भी सोर्स जो करेगा वही ये करेंगे, थोड़ी देर बाद आगे के पार्टिकल करेंगे। कितने टाइम बाद करेंगे? जो सोर्स करेगा उसके x बाई वी टाइम में सिग्नल यहाँ पहुंचेगा, तो जो ये किया वही एक वाला करने वाला है, मीडियम वाला पार्टिकल करने वाला है। क्लियर है इतनी बात? अब हमारे सिलेबस में सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए क्या है, SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करवाते हैं हम, ऑसिलेशंस करवाते हैं, ठीक है ना। पार्टिकल को सिंपल करने को तो मैं इसको सर्कुलर में घुमा दूं तो सारे पार्टिकल क्या घूमेंगे? सर्कल में घूमेंगे। और ये नहीं बहुत बड़ा सर्कल बना दिया। सर्कल या डिस्टर्बेंस जो हम कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? अरे उस लेंथ की तुलना में, दूरी की तुलना में बहुत छोटा होना चाहिए ना। ये नहीं रस्सी को पकड़ के मैंने पूरा को सर्कल घुमाया तो वो रस्सी घूम गई पूरी, तो फिर वेव थोड़ी बनेगी ऐसे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट करते हैं, हल्का सा खिलाया तो वो पूरी स्ट्रिंग में जाए सिग्नल इस तरह से, ठीक है ना। तो उस तरह का चेंजमेंट हमने किया। तो हमारे सिलेबस में मैं कह रहा हूँ कि क्या है, SHM ही है। तो SHM है तो माना कि ये पार्टिकल क्या कर रहा है, किसी समय SHM कर रहा है। तो SHM की इक्वेशन क्या लिखेंगे? y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, और इनिशियल फेज वेज भी कुछ होगी तो थीटा। अरे हमने इसको ऊपर नीचे ऐसे करवा के छोड़ दिया या ऐसे ऐसे करवा के छोड़ दिया SHM, लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों में SHM ही है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये पार्टिकल ये कर रहा था, तो t समय बाद वो क्या करने वाला है? अभी ये कर रहा था। इस बात को समझिए, लॉजिकल बात है। ये वही करेगा जो x बाई वी समय पहले कौन कर रहा था? सोर्स कर रहा था। x बाई वी समय पहले सोर्स कर। ये कुछ वैसी बात है कि छोटे बच्चे को पूछेगी बड़े होके क्या बनोगे? बोले बड़े भैया जैसा बनूंगा। बड़े होके क्या बनोगे? बोला बड़े भैया जैसा बनूंगा। तो बड़े भैया जैसा मतलब बड़े भैया पढ़ने में ठीक ठाक है ना, आइडियल है उसके लिए, इसलिए उसके जैसा बनूंगा, ठीक है। तो बड़े भैया ने कर लिया IIT क्लियर, तो वो भी मतलब आप क्या पूछोगे कि बड़े भैया ने भैया 20 साल की उम्र में IIT क्लियर की या 18 साल की उम्र में IIT क्लियर की, तो आप अंदाजा लगाओ वो कह रहा है बड़े भैया जैसा बनो, मतलब 18 साल की उम्र में वो भी क्या करना चाह रहा है? IIT क्लियर करना चाह रहा है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि बड़े भैया ने 18 साल की उम्र में, बड़े भैया अभी हैं, मान लो कि अपन अभी की करंट ईयर 2024 में बड़े भैया क्या है, तो हम पूछे छोटे भैया क्या कर रहे होंगे अभी? तो छोटे भैया हैं आपसे 3 साल छोटे, तो छोटे भैया आपके वही कर रहे होंगे जो तुम 3 साल पहले कर रहे थे। अरे वही तो कर रहे होंगे। वो कह रहा बड़े भैया जैसा करूंगा, तो बड़े भैया तो 3 साल पहले क्या कर रहे थे वही छोटे भैया कर रहे होंगे। तो वैसे ये पार्टिकल क्या कह रहा है कि तुम क्या करोगे? मैंने पूछा टी टाइम बाद, तो उसने कहा कि x बाई वी समय पहले, यहाँ से यहाँ सिग्नल आने में कितना टाइम लगता है? x बाई वी। तो ये कह रहा है कि x बाई वी समय पहले बड़े भैया जो कर रहे थे वही मैं कर रहा हूँ अभी। मैंने पूछा तुम क्या कर रहे हो इस टाइम टी पे, किसी टाइम टी पे? बोला टी टाइम पे मैं वही कर रहा हूँ जो x बाई वी समय पहले बड़े भैया कर रहे थे। तो बड़े भैया के कुछ करने की जो इक्वेशन है वो ये है, बड़े भैया की कुछ करने की इक्वेशन ये है। तो बड़े भैया की कुछ करने की इक्वेशन ये है, तो इसकी क्या आ जाएगी बताइए मेरे को जरा? इसकी क्या आ जाएगी? a साइन ओमेगा, और t की जगह क्या डालूंगा? t प्लस डालूंगा। पहले बड़े भैया कर रहे थे जो, वो ये कर रहे हैं अभी t टाइम पे ये क्या कर रहे हैं? तो जो x बाई वी समय पहले बड़े भैया ने किया था, बड़े भैया अभी कर रहे हैं। ये तो अभी कर रहे हैं बड़े भैया, तो अभी कर रहे हैं बड़े भैया। पहले क्या कर रहे थे? तो t की वैल्यू डालो x बाई वी पहले, तो क्या डालोगे? t माइनस एक्स बाई वी प्लस थीटा, ये कर रहा है अभी। अरे समझ में आया बात? यही बन गई वेव की इक्वेशन, यही बन गई वेव की इक्वेशन। लिखिए लिखिए
अच्छा, फंक्शन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस और बाउंडेड, ये शर्त है इसकी। अरे रेगुलर आप जिसको दिखाओगे कुछ भी चीज को तो उसका फंक्शन कैसा होना चाहिए? लिख दो। y इक्वस टू एफ टी आए या y नॉट इक्वस टू एफ टी आए, y नॉट सोर्स का है, f एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आए, जैसे ये वाला है, ये रेगुलर फंक्शन है ना टाइम का, तो हमें फंक्शन कैसा चाहिए वो बाद में लेना, पहले ये लिखो y नॉट इक्वस टू एफ टी वाली बात। और इसमें लिखिए कि एफ टी हैज टू बी कंटिन्यूअस, एफ टी हैज टू बी कंटिन्यूअस एंड इट हैज टू बी बाउंडेड, and it has to be bounded। अरे वैसे कोई सवाल नहीं आना इस पे, लेकिन थ्योरेटिकल पता होना चाहिए कि कंटिन्यूअस हो और इसको बाउंडेड होना पड़ेगा, छोटा, समझ गए? तो सोर्स पार्टिकल की दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कंटिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन और बाउंडेड होना चाहिए। अब हमारा एम क्या था निकालना? एम क्या था इसमें क्वेश्चन में निकालना? x इक्वल टू अक्स वाला पार्टिकल, t इक्वल टू टी पर कहाँ है, यही तो निकालना था हमें। तो हमने निकाल दिया ये तो, कि टी टाइम पे ये यदि यहाँ है तो टी टाइम पे ये क्या कर रहा होगा? ये वही कर रहा है जो इस बड़े भैया ने x बाई वी समय पहले किया था। यहाँ से यहाँ तक का टाइम x बाई वी है, तो इसने जो पहले किया वो पहुंचा होगा ना अभी इसके पास। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो लिख दीजिए इसको, अब इक्वेशन को लिख सकते हो। वैसे y का फंक्शन क्या बनेगा? ये फंक्शन लिखो, y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो y इज द फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम की जगह क्या डालने वाले हो आप? x बाई वी। अरे फंक्शन आपको गिवन रहेगा, जैसे कि मैंने ये फंक्शन दे दिया अभी, ये कुछ और भी दे सकता है कोई सवाल में बनाए तो, वैसे देगा नहीं लेकिन दे तो कुछ भी दे दे। t की जगह क्या डाल देंगे हम? t माइनस एक्स बाई वी डाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। करेगा तो वही जो बड़े भैया ने किया। बड़े भैया ने क्या किया अभी? SHM किया, सर्कल घुमाया, क्या किया, वो जो उसकी इक्वेशन देगा, इलिप्टिकल में घुमाया किसकी, उसकी इक्वेशन में t की जगह t माइनस एक्स बाई वी डाल दो। समझ गए बात को? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये है। अब ये लिख दो, पूरी इक्वेशन जो हमने बनाई है ये लिख दो। तो ये हो गई वेव की इक्वेशन हमारी। लेकिन कब हो गई ये? यदि सोर्स कैसा है? SHM कर रहा है। सोर्स की इक्वेशन ये है a sin ओमेगा टी प्लस थीटा, तो वेव की इक्वेशन वो है। सोर्स किस पे डिपेंड है? सिर्फ टाइम पे। लेकिन ये किस पे है? टाइम और अक्स दोनों का फंक्शन आ गया हमारे पास कि किस टाइम पे कौन सा पार्टिकल। क्योंकि आपके क्वेश्चन ये आएगा ना, बहुत सारे पार्टिकल हैं कि भैया ये भी पार्टिकल, ये पार्टिकल, किस पार्टिकल की बात कर रहे हो आप वेव की इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हो तो आप पूछोगे ना कि किस पार्टिकल कौन सा, तो बोला वो एक्स दूरी वाला। बोले अच्छा वो, बोले वो किस समय, क्योंकि वो अलग अलग समय भी ऊपर नीचे अलग अलग हो रहा है, तो बोले वो टी टाइम पे। तो टी और एक्स का दोनों का फंक्शन चाहिए, आ गया ना, टी और एक्स दोनों का फंक्शन। ठीक है, तो ये बन जाएगी वेव इक्वेशन। लिख दो, इन दिस फॉर्मूला, इन दिस फॉर्मूला x इज दूरी फ्रॉम सोर्स, x इज दूरी फ्रॉम सोर्स, ब्रैकेट में लिख दो अलोंग द वेलोसिटी, अलोंग द वेलोसिटी। अब इस पे बढ़िया सवाल आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी पूछा जाता है सवाल और इसमें भी पूछा जाता है। क्या है सवाल?
क्या है सवाल? सवाल ये है कि एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इधर ट्रेवल कर रही है। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का मतलब समझते हो ना? 1D वेव, 1D वेव, नो लॉस ऑफ इंटेंसिटी, ऐसे इधर ट्रेवल कर रही है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। लिखिए क्वेश्चन को। ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज मूविंग, a plane progressive wave is moving with velocity v vector equals to थ्री आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप। The disturbance of origin is given, the disturbance of origin is given y equals to a sin omega t. Find out wave equation. Find out wave equation. ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, अपन कल करेंगे। बेल लग गई है अभी, कल करते हैं इसको ट्राई अपन। मैं करूँगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं करवाऊँगा कल समझा करके। अभी आज के लिए इतने लेते हैं। थैंक यू।